नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निकुंज की नज़र में, जहां पर हम बात करते हैं बाजार की दशा और दिशा की। मेरे साथ होते हैं प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया। निकुंज, स्वागत है आपका। इनफैक्ट वेलकम बैक। छुट्टी के बाद आप आए हैं, एक हफ्ता लोगों ने बहुत मिस किया, मैंने भी मिस किया, बाजार को लेकर पाठशाला नहीं मिली। तो बताएं, छुट्टी रही कैसे, कहाँ गए थे? परिवार वालों से मिलने गया था जी। सिंगापुर में हैव अ बिग फैमिली। अच्छा। एंड समर्स में हम जाते हैं, विंटर में वो आते हैं। अच्छा। ऐसे चलता है। हाँ। तो ब्रेक हमेशा अच्छा होता है, एनर्जी चार्ज अप हो जाती है, एक नया आपको दुनिया देखने को आपको मिलती है। आपको पता लगता है कि भाई हालांकि हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मगर दूसरे देशों में बहुत बढ़िया चीज़ें हो रही है। बिल्कुल। मुझे जब भी मैं सिंगापुर जाता हूँ, सिंगापुर में मैंने जैसे आपको बताया मेरा काफ़ी परिवार रहता है, तो आई जस्ट कम बैक स्टार्टल्ड कि एक छोटा सा देश कुछ दशक में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो यू ऑलवेज कम बैक टू सी दैट जहाँ पर आप में अगर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये बहुत पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, मगर टोटलिटी में अगर हम देखें तो सिंगापुर, जिसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक प्रकार से बॉम्ब्ड आउट आइलैंड था वो। छोटा सा आइलैंड है, बॉम्बे से भी छोटा है, बॉम्बे से भी कम की आबादी है, मुंबई से भी कम आबादी है, मगर पर कैपिटा में, फॉरेक्स में, लाइफस्टाइल के अंदर आई थिंक उन्होंने जो पिछले 25 से 30 सालों में अचीव कर रहा है वो एक प्रकार का एक केस हिस्ट्री है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से केवल सिंगापुर ही नहीं, निकुंज, जब भी जाते हैं, जहाँ भी काम के लिए बाहर जाएं या छुट्टी पर जाएं, हमेशा उस जगह को पढ़कर कुछ ना कुछ सीख बाजार के लिहाज से जोड़ ही लेते हैं। तो इस पर हम विस्तार से शो के अंत में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जियो फाइनेंशियल को लेकर बताएं, अब कितने मौके हैं, कब लिस्टिंग होगी, किस तरह से अब एनबीएफसीज, बड़ी एनबीएफसीज को के आगे निकलने की बात हो रही है। इस पूरे स्पेस में अब बहुत हलचल है, क्रांति है एक तरह से देखा जाए तो। नया भारत, जैसा कि हमेशा हम कहते ही हैं, क्या उस ओर हम बढ़ रहे हैं? जियो फाइनेंशियल्स के दो पहलू हैं। ये रिलायंस का पार्ट था और अब इंडिपेंडेंट हो गया है। 1.5-2 साल पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियो फाइनेंशियल्स इतना बड़ा, इतनी बड़ी रिलायंस उस पर बेट करेगा। हाँ। रिलायंस हमेशा अपनी कंपनियों को बड़ा करके फिर उनको लिस्ट करता है, जैसा कि हमने रिलायंस पेट्रोलियम में देखा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी बैलेंस शीट में अपनी रिफाइनरी कैपेसिटी एक्सपैंड करी, रिलायंस पेट्रोलियम को लिस्ट करा, उसके बाद उसको दोबारा मर्ज कर दिया। मगर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ऐसा नहीं हुआ है। जियो फाइनेंशियल्स के अंदर रिलायंस ने अपने ट्रेजरी शेयर्स जो हैं, ट्रेजरी शेयर्स को यूज करा है और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्री के शेयर मिले। इसकी प्राइस डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी है। इसकी प्राइस डिस्कवरी करीब करीब 260 रुपए के आसपास हुई है। तो अगर आप रिलायंस के करंट शेयर होल्डर हैं, अपने रिकॉर्ड डेट से पहले रिलायंस को खरीदा, जो कि शायद 19 तारीख थी, तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर फ्री में मिलेंगे। और उम्मीद है कि इनकी जो लिस्टिंग होगी वो 260 से 270 के आसपास होगी। क्योंकि 260 रुपए के शेयर्स आपको फ्री मिले हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन है वह 260-270 रुपए से, जिस दिन यह प्राइस डिस्कवरी हुई थी 20 तारीख को, वह कम हो चुका है। तो अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, क्या है ये, क्या हो सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो लेंडिंग करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जो इंश्योरेंस बेचेगा, म्यूचुअल फंड बेचेगा और कई प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज आपको देगा। हिंदुस्तान में ऐसा कोई बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो सब प्रकार की सर्विस आपको दे। पेटीएम है, मगर पेटीएम के अंदर यूपीआई उसका सबसे बड़ा है, मगर रिलायंस के अंदर काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा। तो इसकी वजह से एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि रिलायंस जियो की जो रीच है वह घर घर तक है, तालुका तालुका में, पिन कोड तक है, हर मोहल्ले गली तक वो पहुंच चुका है। तो उनके पास डेटा है, फिर इनके पास टेक्नोलॉजी है। हमने देखा कि जियो प्लेटफॉर्म की वजह से इन्होंने जो टेक्नोलॉजी करी है, उस टेक्नोलॉजी को एक साथ एक अम्ब्रेला में ला सकते हैं। तीसरा, इनके पास टेक है, या फिर हम ब्रॉडबैंड बता सकते हैं। और चौथा, इनके पास टैलेंट है। कामत साहब जैसे वरिष्ठ आदमी जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को स्केल अप करा था 20 साल पहले, वह इस बिजनेस को फ्रंट एंड से बड़ा करने वाले हैं। तो यह जो है एक प्रकार का आपने एक बीज बोया है, जो बीज बोया है ये आने वाले समय में बरगद का पेड़ हो सकता है। यह पोटेंशियल है। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे भाई जब रिलायंस किसी भी बिजनेस में आता है तो क्या उसका असर
एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम कैसे हो सकता है। बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि बाकियों का अब क्या होगा। क्योंकि जियो के बाद भारती और वोडाफोन को मार पड़ी थी, तो जाहिर है सबसे बड़ी कंसर्न ये आती क्या रिलायंस को डिस्ट्रप्टिव ऐसा करेगा। हाँ। मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, बिकॉज टेलीकॉम के जो डायनेमिक्स हैं अलग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के डायनेमिक्स अलग हैं। रिलायंस जब रिटेल में आया था तो ऐसा नहीं है कि आपका गली का जो परचून वाला था वो बंद हो गया या रेडी वाला खत्म हो गया। रिलायंस का रिटेल बिजनेस 2 लाख करोड़ के आसपास है, पिछले 15 साल में हुआ है। तो 2 लाख करोड़ का टर्नओवर उन्होंने खड़ा करा, मगर उस समय डिमांड भी पैदा हुआ है। हाँ। उस समय रिलायंस भी बड़ा हुआ है, उस समय और काफ़ी कंपनीज ऑनलाइन रिटेल उस समय बड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं रिलायंस रिटेल ने पूरे रिटेल सेक्टर को धराशायी कर दिया था। फाइनेंशियल्स भी वैसा ही सेक्टर है। यहाँ पर एक्सपैंड हो रही है इकोनॉमी, क्रेडिट एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि रिलायंस जियो की रीच ज़्यादा रहेगी, वो ऐसे जगह पे क्रेडिट दे सकता है जहाँ पर कई बैंक्स पहुँचे नहीं हैं और एनबीएफसीज के पास डेटा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। मगर क्योंकि रिलायंस के स्टेबल से एक स्टॉक निकला है, तो स्टॉक की जो प्राइस डिस्कवरी हुई है उम्मीद से ज़्यादा हुई है। हाँ। और इस कहते हैं ना जी, बेबी इज born in 9 months, मगर if the pedigree is strong, you pretty much know that which way the family tree is going to move. तो पेडिग्री को नज़र रखते हुए परमुटेशन कॉम्बिनेशंस अगर आप देखें तो आने वाले समय में ये एक बड़ा बिजनेस हो सकता है। देखो रिलायंस वही चीज़ करेगा जिसके अंदर उनकी जो बैलेंस शीट है इतनी बड़ी, वह बैलेंस शीट मूव करे। तो छोटे प्रयोगशाला में रिलायंस कभी नहीं जाता है। सही बात है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय का की एक हाई ग्रोथ कंपनी हो सकती है। और विकल्पों के लिहाज से ग्राहकों के लिए और बाकी दर्शकों के लिए क्या होगा इस विस्तार योजना में? कविता, ये लेंडिंग करेंगे, यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यह वेल्थ मैनेजमेंट करेंगे। तो लेंडिंग के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसी जगहों में जाएंगे जहाँ पर क्रेडिट अभी अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट इंडिया में सब जगह अवेलेबल है, ऊंची सी पहाड़ी की चोटी हो या फिर एकदम गहराई, समुद्र गहराई के आसपास हो, इंटरनेट सब जगह अवेलेबल है, मगर क्रेडिट सब जगह अवेलेबल नहीं है। रिलायंस जियो पहुंच चुका है, भले वो फ़ोन के माध्यम से पहुंचा या ब्रॉडबैंड के माध्यम से पहुंचा, उनके पास सबका KYC है, उनके पास डेटा है। तो क्या उस नेटवर्क को वह यूज़ करके लेंडिंग कर सकते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर अभी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। कई और मॉडल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के जिनको चैलेंज करा जा सकता है। इंश्योरेंस में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वेल्थ मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या रिलायंस ऐसा कुछ कर सकता है कि वो रिटेल और वह इसकी वजह से रिटेल और इसकी वजह से जियो की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है? मिसाल के तौर पर आप रिलायंस रिटेल जाते हैं, आप टीवी खरीदना चाहते हैं, तो टीवी में क्या वो कंज्यूमर फाइनेंस या रिलायंस फाइनेंशियल आपको लोन दे सकता है? जरूर दे सकता है। तो टीवी तो बड़ी चीज़ है। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस रिटेल की वजह से वह छोटे छोटे लोन देंगे जिसे माइक्रो लोन्स बोलते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एक समय आने वाला है। चलिए देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, अमल में आता है। लेकिन अब बाज़ार की बात करते हैं, और हमने जैसे कि पिन कोड बनाया था, निफ्टी का पिन कोड 20,000, और हम देख रहे हैं कि लगातार बाज़ार में एक मोमेंटम सा बना हुआ है। आपकी एनालिसिस भी जो आपने छुट्टी पर जाने से पहले की थी वो भी हम देख रहे हैं कि सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप क्या भाप पा रहे हैं? क्या चाल में धीमापन होगा, या अब आपको लगता है कि थोड़ा सा और समय बचा है इस मोमेंटम में बने रहने के लिए? देखिए, चाल में धीमापन तो होगा ही, और यह नेचर है। आप उसी रफ्तार से नहीं भाग सकते हैं जब आपका बेस बड़ा हो रहा है। मगर क्या चाल रिवर्स होने वाली है? हमें यह समझना है कि एक तरफा मार्केट नहीं जाएगा। हाँ। वह ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मगर क्या कोई शार्प रिवर्सल है? क्या कोई रिस्क है? मुझे मार्केट में रिस्क नहीं लगता है। रिस्क होता है कि आपने जो इन्वेस्ट करा है लार्ज कैप और अच्छे स्टॉक्स के अंदर, क्या आपको 15 से 20% की वॉलेटिलिटी हो सकती है, मगर क्या बहुत रिवर्सल का रिस्क है? क्या यहाँ से मार्केट 15% गिर जाएगा? नहीं, वो नहीं लगता। 20% गिर जाएगा? वैसी मंदी नहीं लगती है। ठीक है। यह मार्केट इस समय फ्लोज की वजह से ऊपर जा रहा है। हाँ। और फ्लोज इस समय अभी भी मजबूत हैं। हम अर्निंग सीजन में हैं। अर्निंग सीजन जो अभी इनिशियली आई है वहाँ पे मुझे कोई बहुत चिंता का विषय नहीं लग रहा है। हालांकि अर्ली डेज हैं, PSU बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं, मेटल कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, हम देखेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में, और ख़ास करके स्मॉल स्टॉक्स में, हम बोलते हैं ना जी, चिंदी चिल्लर स्टॉक्स जो बोलते हैं, वहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा।
कविता जी, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में मुझे लग रहा है पासिंग द पार्सल का गेम चल रहा है इस समय। अच्छा। आपने खेला होगा गेम? हाँ बिल्कुल। क्या होता है उसमें? एक दूसरे को एक एक करके पार्सल भेजते रहो, देते रहो, म्यूजिक चलता रहता म्यूजिक है, चलता रहता है। मगर जब म्यूजिक रुक जाता है तो पार्सल जिसके हाथ में होता है उसको क्या करना आउट हो पड़ता जाता है? है आउट हो वो। जाता है। तो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में पासिंग द पार्सल चालू हो चुका है। तो अभी पासिंग द पार्सल में म्यूजिक रुका नहीं है, हाँ। मगर म्यूजिक रुकने का मुझे डर लग रहा है। अच्छा। तो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर अगर आपको नहीं समझ है और आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आया है या आपको किसी आपके प्रियजन ने कोई टिप दी है कि स्टॉक चलने वाला है, तो वैसा काम अभी मत करिए, फ्रेश कैपिटल कमिट मत करिए। लार्ज कैप स्टॉक्स में शॉर्ट मत जाइए, और मिड कैप स्टॉक्स में आज मैं अजय जी को थोड़ा प्राणायाम सिखा रहा था एयर पे। मैं बोला जी अजय जी, आप स्टॉक लेने से पहले एक 3 बार डीप ब्रेथ लीजिए, पूछिए मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या मैं रिस्क, क्या मैं कंपनी को जानता हूँ, क्या मैं वैल्यूएशन समझता हूँ, या क्या मुझे बिजनेस की समझ है। अगर इन 3 श्रेणी में आपको समझ नहीं है तो मिड कैप स्टॉक भी मत लीजिए। यह मार्केट अभी खिलवाड़ का समय नहीं है। इस मार्केट में सावधानी रखनी जरूरी है, बिकॉज अगर आपने पैसा कमाया है तो उसको प्रोटेक्ट करिए, ना कि उसको सट्टेबाजी में गवाइए। और अगर कमा लिया है तो निकलने का भी ये समय है कि वो भी नहीं करना चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स में मुझे समस्या नहीं लगती है। बिल्कुल। अगर आप 15-20% वॉलेटिलिटी सहन कर सकते हैं तो मार्केट को मत बेचिए, मार्केट को शॉर्ट मत करिए। और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 15-20% की तेजी के लिए कोई क्विक ट्रेड्स ना करिए। ओके ओके। PSU बैंकिंग की मैं बात करना चाहती हूँ, जहाँ पर हम नतीजे भी आते हुए देखेंगे और आपकी एनालिसिस ये भी कहती है कि अब की बार जो है यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। तो इन पर क्या दाव लगाना चाहिए, कैसे ट्रैक करें? देखिए, PSU बैंक्स की रेटिंग हो चुकी है, तो जो P मल्टीपल है इनका एक्सपेंड हो चुका है, मगर इनकी अर्निंग्स ठीक आ रही हैं। थोड़ी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2015 से 2020 का जो समय था PSU बैंक्स के लिए बहुत ख़राब था। इन्होंने लोन्स दिए थे, लोन्स में रिकवरी नहीं हो रही थी। फिर इंडिया के अंदर NCLT और IBC जैसी चीज़ें आई, यहाँ पर NPS ठीक करे गए, और फिर लॉस चेंज हुए कि प्रोमोटर जो गड़बड़बाजी कर रहे थे, बैंकों का पैसा लेकर के उनका दिवाला निकाल रहे थे, उसके अंदर कड़े नियम आए। तो उसको लेकर के भी अब जो जितना भी गड़बड़ कर रहे थे, गोलमाल कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर में, अब उनको सज़ा मिलती है। तो उसको लेकर के जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक प्रकार की बंदर बांट चल रही थी, बंदर बांट का जो माहौल था वह ठीक हो चुका है। PSU बैंक्स अब एक नई क्रेडिट साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। PSU बैंक्स में बाय एंड लार्ज डिपॉजिट्स अच्छे हैं और वैल्यूएशंस ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो टॉप 4 PSU बैंक्स हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए, स्टार्टिंग विद SBI, BOB, कैनरा बैंक, और कुछ हद तक मैं बोलूँगा यूनियन बैंक। मुझे लगता है कि इस बास्केट को अगर आप प्राइवेट बैंक की बास्केट से कंपेयर करें, कोटक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, टू सम एक्सटेंट आई वुड से एक्सिस बैंक, तो अगले 6 महीने में अ बास्केट ऑफ 4 प्राइवेट बैंक्स वर्सेस 4 PSU बैंक्स, आई थिंक PSU बैंक्स विल डू बेटर। इनके अंदर ट्रेजरी गेन्स भी आ सकते हैं। और दूसरा मैं देख रहा था कि अब इनके अंदर जो मैनेजमेंट चेंजेस हैं इतने रैपिड नहीं है, अब एक्सपीरियंस बेटर हो रहा है। यूनो की ऐप की अगर मैं बात करूँ कविता जी, कमाल की ऐप है। हम हमेशा सोचते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक सरकारी बैंक इस प्रकार की ऐप नहीं बना सकता है, मगर यूनो का एक्सपीरियंस जो SBI आपको देता है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैं कई लोगों से सिंगापुर में बात कर रहा था। अच्छा। वो सिंगापुर में जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टर्स हैं, वह यूनो ऐप की टेक्नोलॉजी की बड़ी दाद दे रहे थे। तो ऐसा नहीं कि PSU बैंक्स में टैलेंट नहीं है, मगर मुझे लगता है कि टेक्निकली एंड टैक्टिकली कुछ शॉर्ट टर्म यानी 3 से 6 महीनों में अ बास्केट ऑफ PSU बैंक्स विल डू बेटर देन अ बास्केट ऑफ प्राइवेट बैंक्स। ओके, चलिए, तो PSU बैंकों की चाल पर नज़र आपको रखनी चाहिए और यहाँ मुनाफे का मौका है, लेकिन साथ ही IPO में कमाई का सभी को बड़ा इंतज़ार रहता है। तो अब की बार जो झड़ी है IPO की, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फेयर आउट भी हो रहे हैं IPO लिस्टिंग्स में, कहाँ पर आपको दमखम लग रहा है? किस तरह की स्पेस के IPO में आपको लगता है कि थोड़ा सा मौका है, जो निवेशक इंतज़ार करते रहते हैं इस तरह की कमाई का? क्योंकि बहुत लोगों को IPO में कमाने का बहुत जोश होता है। देखिए, IPO में इस समय 3 दिन का लिस्टिंग पीरियड हो चुका है, तो मार्केट रिस्क जो था पहले 1 महीने का होता था वो ख़त्म हो चुका है। पर IPO के अंदर अभी जो IPOs आए हैं इनके साइज़ काफ़ी छोटे हैं और सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी लॉटरी जैसा हो गया। लॉटरी के अंदर आपको टिकट के पैसे फिर भी लगते हैं। IPO मार्केट के अंदर अगर आप एप्लीकेशंस ऑनलाइन या ऑफलाइन देते हैं
तो आपको अगर आप लॉटरी में शेयर नहीं लगते हैं, एलोकेट नहीं हो, तो पैसे भी वापस आ जाते हैं। तो ये ऐसा एक प्रकार का ये कार्यक्रम है जिसके अंदर अगर आपको एलोकेशन मिली तो स्ट्रॉन्ग गेन्स, अगर एलोकेशन नहीं बनी तो डाउन साइड जीरो है। कि लॉटरी में टिकट के तो पैसे देते हो, तो उसके भी नहीं पैसे देने पड़ते हैं। मगर आईपीओ को लेकर के जो वैल्यूएशंस आप आ रही हैं, कुछ 2-3 आईपीओज आए थे, उनके अंदर मिली जुली सी वैल्यूएशंस है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि पूरे आईपीओ मार्केट में बबल है। आईपीओ मार्केट में बबल जब होता है जब बहुत बड़े आईपीओज आते हैं और बहुत उल्टी सीधी वैल्यूएशंस पर आते हैं। जैसा हमने देखा था रिलायंस पावर, बहुत बड़ा आईपीओ और प्रॉफिट 3 साल आगे का था। पेटीएम बहुत बड़ा आईपीओ और प्रॉफिट तो उन्होंने प्रोस्पेक्टस में लिखा था हमें पता नहीं हम प्रॉफिट कब बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार की टर्फ पर अभी हम पहुंचे हैं जाके आईपीओ मार्केट एक प्रकार का बबल है, यूफोरिया इंडिकेट कर रहा है। मगर जो छोटे आईपीओ हैं कविता जी, उनके अंदर नसीहत से ज़्यादा मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आप अप्लाई करते हैं कुछ अच्छे आईपीओ के अंदर और आपको शेयर मिल जाते हैं तो आई थिंक वो तो फिर अब एक किस्मत की बात है। तो अच्छा आईपीओ कैसे आप डिफाइन करेंगे? क्या रिसर्च होमवर्क क्या करना होगा फिर? देखिए, इस समय जो आईपीओज आ रहे हैं आपको वो समझना पड़ेगा कि आपको समझ किन की है। सपोज आपको मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के अगर आप बुलिश हैं तो हमने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर केन्स और शर्मा एसजीएक्स के आईपीओ आए थे। अगर आपको लगता है कि आप ड्रोन में एक्साइटेड हैं तो आइडिया फोर्ज करके एक आईपीओ आया था। पिछले 12 महीने के अंदर, पिछले 12 से 24 महीनों के अंदर हमने देखा था कि कई न्यू टेक कंपनीज के आईपीओ आए थे, कुछ डिफेंस कंपनीज के आईपीओ आए थे। तो आईपीओ मार्केट के अंदर आपको अगर देखना है तो आपको वैल्यूएशंस में नज़र देखनी चाहिए, फ्यूचर बिजनेस पे प्रोस्पेक्ट्स नज़र रखनी चाहिए। मुझे टिपिकली कुछ आईपीओज में, एक ये मेरा पर्सनल थॉट है, मुझे ऐसे आईपीओज अच्छे नहीं लगते हैं जिनके अंदर पी को एग्जिट मिल रहा है। देखिए, पी इन्वेस्टर अगर कोई आईपीओ को एग्जिट कर रहा है तो वो उस बिजनेस को एग्जिट वो जब करेगा जब उसको लगता है कि वो बिजनेस फुल्ली प्राइस्ड है। पी इन्वेस्टर इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी डीपेस्ट इनसाइडर। वो मैनेजमेंट के साथ काम करता है, बोर्ड में रहता है, 3-4-5 साल की इन्वेस्टमेंट करता है। दे कैच दीज कंपनीज यंग एंड दे सी देम ग्रो। तो पी इन्वेस्टर जब कोई आईपीओ को एग्जिट करता है तो हमेशा आईपीओज मुझे लगता है वो फुल्ली प्राइस्ड होता है। तो एज अ थंब रूल बड़े आईपीओज में जिनमें पी इन्वेस्टर एग्जिट करता है उनको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, आईपीओ की बात कर ली हमने, पीएसयू बैंकिंग की बात कर ली है। आईटी में क्योंकि लगातार आपसे हम आईटी पर बात करते आए हैं और बीच में आपने अपना थोड़ा सा स्टैंड आईटी को लेकर बदला था और आपने कहा था कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से, नियर टर्म के लिहाज से अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको एक थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा जहाँ पर कमाई करना मुमकिन है। अभी आपका स्टैंड क्या है? देखिए, वो मोमेंटम आ गया है। जितने भी आईटी स्टॉक्स आप देखिए, टीसीएस के नंबर्स के बाद 5 से 10-12% का उछाल आ चुका है। मगर मेरा अभी भी ये मानना है कि इनके अंदर जो अपटिक था वह अभी आया नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं आया। देखिए, ओवरसोल्ड बिजनेसेस थे, ये ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे और मार्केट जोर से बढ़ चुका था। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार का ट्रेडिंग बाउंस इनके अंदर ड्यू था। मगर जो अभी भी आईटी के नतीजे मैंने देखे हैं, कोई भी आईटी कंपनी बहुत शानदार तेजी की बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो जो कम्युनिकेशन आया है वह आया है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड बेस्ट इज येट टू कम। बिल्कुल। तो they are not sunny and they are not scary. They are not sunny and they are not scary. एक नए सूर्योदय की बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये भी उनका मानना है कि जो डार्केस्ट डस्क बिफोर द डॉन होती है वो खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स, स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स इस समय यहीं पड़े रहेंगे। देखिए, आईटी स्टॉक्स लेने का समय जब आएगा जब अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे आते हैं। और जब हम इनकी बात कर रहे थे, कुछ आईटी कंपनीज अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे आ गई थी। तो अभी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे नहीं है ये। तो अब क्या होगा, 2 क्वार्टर तक आपको और इनको देखना पड़ेगा। 2 क्वार्टर के बाद अर्निंग्स आ जाएंगे तो लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आ जाएंगे। और अगर 4-5% का, 10% का गिरावट आ गया तो ले लीजिए। तो 2 चीज़ें होंगी, या तो 10 से 15% की गिरावट या फिर 2 क्वार्टर का इंतजार। चलिए, अब हम क्योंकि घरेलू बाजार की बात कर रहे हैं, अब ऐसे में सब कुछ तस्वीर मोटा मोटा अच्छी ही दिखाई दे रही है निकुंज। हमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं दिखाई दे रही है। मॉनसून भी अच्छा खासा अब कर ही रहा है। अब ये बताया, हालांकि 2 महीने और है, देखना होगा कि क्योंकि बरसात क्या सारी जुलाई में ही हो जानी है या कुछ आने वाले महीनों के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन फिलहाल जो समीकरण निकलते हुए, उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम मजबूत हैं। महंगाई को लेकर कोई चिंता? टमाटर के भाव तो महंगे हो गए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वन फैमिली ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टू दुबई एंड दे कैरीड 10 kgs ऑफ टोमेटो। तो इस प्रकार की कहानियां तो हम सुनने को मिलेंगे। देखिए, बारिश अगर अच्छी है तो मुझे लगता है कि वेजिटेबल इन्फ्लेशन
नीचे आ जाएगी। ठीक है। एक इंटरिम पीरियड होता है कि भाई मंडी के अंदर माल नहीं आया, सब्जी नहीं पहुंची, टमाटर नहीं पहुंचे, मगर बारिश अगर भरपूर होती है तो जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन है वो नीचे आ जाएगी। तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन सीपीआई का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन गिरेगी नहीं मगर बढ़ेगी नहीं, तो इंटरेस्ट रेट गिरेंगे नहीं मगर बढ़ेंगे नहीं। इस टेम्पलेट से अभी आपको काम करना चाहिए। चर्चा की शुरुआत मतलब कई एपिसोड्स पहले हमने ब्याज दरों को लेकर बात भी कही थी और आपने कहा था कि शायद इस साल कैलेंडर ईयर के एंड से या कम से कम अगले साल जनवरी या साल की शुरुआत से हम थोड़ी सी ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। क्या वो संभावना अभी भी आपको लगता है कि मुमकिन है? लगता है ऐसा होता है? लेट द मॉनसून गेट ओवर कविता, देन ओनली वी कैन मेक अ व्यू, बिकॉज वेजिटेबल इन्फ्लेशन वापस आ चुकी है। हालांकि हम टमाटर की बात नहीं, टमाटर की बात सब जानते हैं, कोई 150 रुपया बोल रहा है, मेरी श्रीमती जी 250 रुपया बोल रही हैं, तो डिपेंड कर रहा है कि कहाँ जाकर सेटल होता है। पर उसके अलावा अगर आप देखें हल्दी प्राइसेस, स्पाइसेस के प्राइसेस, शुगर प्राइसेस, वेजिटेबल एंड फूड इन्फ्लेशन इज मेकिंग अ कमबैक, और यह सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है, क्योंकि सेकेंड हाफ में फेस्टिवल सीजन आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ। फेस्टिवल सीजन के अंदर अगर फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती है तो फिर इन्फ्लेशन को लेकर के चिंता जरूर आ सकती है। अभी ये मूविंग पार्ट है कविता, इसको देखना पड़ेगा। अब की बार फेस्टिव सीजन बम्पर सीजन होने की उम्मीद है, क्या लगता है? जो हमें समझ आ रहा है, हमें समझ ये आ रहा है कि थोड़ी रूरल रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी, बिकॉज मॉनसून्स हैव बीन गुड, और रूरल रिकवरी जो कोविड के बाद नॉर्मलाइज नहीं हुई थी, लैग इफेक्ट्स हुई थी, वह भी काफी ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है। ठीक है। मगर हालांकि कंपनीज हमें बोल रहे हैं कि दे आर एक्साइटेड, बट नोबडी इज रेडी टू कमिट। कुछ हफ्ते आपको और देखना पड़ेगा। क्या एक यूनिवर्सल वी शेप रिकवरी इस फेस्टिवल सीजन में देखने को मिल सकती है, बोलना मुश्किल है, मगर क्या लास्ट ईयर से ज्यादा अच्छी रहेगी? जी हाँ, बिकॉज महंगाई इस समय ना बेस आ गया आपका। देखिए पिछले फेस्टिवल सीजन के पहले द इंटरेस्ट रेट्स वेंट अप बाय अबाउट 2%, तो उसका सीधा इफेक्ट आपको फेस्टिवल सीजन के आसपास फील हुआ था। इन्फ्लेशन ने हिट मारा था आपको, ब्याज दर ने हिट मारा था, आपकी घर की ईएमआई बढ़ गई थी, कार की ईएमआई बढ़ गई थी, आप फ्लैट बुक कराने गए, आपको पता लगा जी मेरी जो किस्त है वह 700 से बढ़ के 800 है, 800 से बढ़ के 900, 900 से बढ़ के 1200 हो गई। तो वो स्लो डाउन फेस्टिवल सीजन में आ गया था। तो क्योंकि आप एक साल आप एडजस्ट कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इनकम्स एडजस्ट हो जाती हैं। इकोनॉमी में ठीक ठाक मूव है, जॉब क्रिएशंस को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है, जेनजी स्पेंड कर रहा है, आईटी के अंदर जो गिरावट आई थी वो ठीक हो चुकी है। तो मुझे लगता है जो ट्रेंड्स हैं, मैक्रो ट्रेंड्स, की जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है पिछले साल से बेटर रहेगा। चलिए, अब आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या क्या ट्रिगर्स अहम रहने वाले हैं? अर्निंग सीजन का पता और फेड की मीटिंग। फेड की शायद ये लास्ट रेट हाइक हो सकती है, और मार्केट इसको ग्लोबली और लोकली फैक्टर इन कर रहा है। बिल्कुल। अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक के अलावा भी S&P और डाउ भी 15 मंथ हाई पर है, तो मुझे लगता है वो ट्रिगर रहेगा। तो नेक्स्ट वीक आपको अर्निंग सीजन में खास करके यू विल हियर फ्रॉम अदर banks, you will hear from the manufacturing sector, you will hear from consumer companies. तो वह नेक्स्ट लेग ऑफ अर्निंग सीजन रहेगा। फर्स्ट लेग में आपको हमेशा आईटी आता है, प्राइवेट बैंक्स आते हैं। सेकंड लेग में पीएसयू बैंक्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, कंज्यूमर कंपनीज होती हैं। तो कहते हैं ना कि सेकंड हाफ आई थिंक विल बी द इम्पोर्टेंट वन। चर्चा हम शुरू कर रहे थे, उससे पहले निकुंज एक फ्रैंकलिन के कोट पर कुछ बात कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि आप वो दर्शकों के साथ भी साझा करें, क्योंकि वो जो कोई शख्स स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, शेयर बाजार में आना चाहता है, और समझ में नहीं आता कि कमाई के समुंदर में उनके लिए सही रणनीति क्या होगी, तो बताएं। तो एक काफ़ी बढ़िया कोट है, एंड वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, इफ़ यू डोंट नो whom you are, then stock market is a dangerous place to learn. आपको ये नहीं पता है कि आप क्या हैं, तो जानकारी जानने के लिए स्टॉक मार्केट में मत जाइए। मतलब अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिंग करना, मैं हमेशा बोलता हूँ, गलत सही नहीं है। ट्रेडिंग में अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, साइज मैनेजमेंट, नॉन इमोशनल बट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में आप हमेशा अव्वल नंबर पर आएंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको एकदम अलग टेम्पलेट और अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो अगर आप ये जानते नहीं हैं कि आपका टेम्परामेंट क्या है, तो आप स्टॉक मार्केट में प्लीज़ एक्सपेरिमेंट के लिए मत आइए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म आना चाहते हैं तो पहले स्टॉक मार्केट में आकर के आप इन्वेस्टर बनेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग मत करिए। तो पहले अपने आप से पूछिए कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप रिस्क कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
जब आपके डिसीजन हो जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में आइए और फिर ट्रेड या इन्वेस्ट करिए। स्टॉक मार्केट में आकर के सीखिए मत, उसको पाठशाला मत बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी के जो बुनियादी सवाल है उससे काफ़ी मिलता जुलता है ये, है ना? यही तो, इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर इन लाइफ, आप कैसे कुछ कर सकते बिल्कुल सही हैं। कह मैं रहे हमेशा हैं लोगों को बोलता हूँ दैट आप कुछ भी करें, डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स, क्योंकि वो डिसीजंस आपके हैं। बिल्कुल भले ही वह, यू नो, एवरीथिंग कविता वी डू इन लाइफ इज आवर चॉइस। सही बात है। सो चॉइस हमारी है। तो स्टॉक मार्केट में भी वही करना पड़ता है। द डिसीजन टू ट्रेड और डिसीजन टू इन्वेस्ट इज सोली योर, it is solely based on your capital, हाँ जी। your risk management, your time frame and your attitude and again your approach. बिल्कुल, ये वो थंब रूल हैं जो आपको गांठ बांध लेने हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी हो या आपके निवेश की जर्नी हो, इन पर अमल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। और जाते जाते आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद इतने प्यार और भरोसे के लिए। आपके सवालों का हमें इंतजार रहता है। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर यूट्यूब पे हमारा शो देखते हैं, अगर टीवी पर देख रहे हैं, तब भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब पर संपर्क कर सकते हैं। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।